Hello friends, my name is Eze and you are watching Law with Eze. So without wasting our time, we are starting. Okay. MP crime victim compensation schemes. ठीक है, इसको हम कहते हैं हिंदी में मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकार योजना 2015। ओके, तो देखिए मैं सबसे पहले इसमें आप बता दूं, ये जो 31 मार्च 2015 जो इसकी डेट दी गई है, यह इसका इनेक्टमेंट डेट है। ओके, और यही इसका कमेंसमेंट डेट है। मींस ये आपका 31 मार्च 2015 को इन्फोर्स हो गया था। ओके, तो इसका ये छोटा सा ये इसका हो गया जेस्ट। तो अब मैं देखिए मैं ये बता दूं, इसमें जो दिए गए हैं ये सेक्शंस नहीं हैं, ये रूल्स हैं। ओके, इसमें 11 रूल्स दिए गए हैं जिसे हमें पढ़ना है। ठीक है ना, तो बहुत जगह इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन्स वाले भी हैं जिसमें डिफ़िकल्टीज आती है। ओके, तो इसको आज हम क्लियर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, हमें इस कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि सिर्फ इसमें 11 रूल्स दिए गए हैं, तो क्वेश्चन कहीं से ही पूछ सकता है, इसलिए हमें कोई भी चीज़ को मिस नहीं करनी है। तो इसलिए देखिए हम जब पहला ये पढ़ते हैं तो इसको मैं पढ़ के ही बता देता हूँ, इसमें कुछ डिफ़िकल्टी होती तो मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए क्रमांक 1686 2015 2C1। ओके, तो ये दंड प्रक्रिया संहिता है, मैं इसको CRPC बोलूँगा। ओके, CRPC की धारा 357A की धारा की उपधारा 1 और धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, अब देखिए यहाँ पे कौन सी शक्तियाँ प्रयोग में लाई गई हैं, सीधे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है, जो है ना। कभी कभी ये में इसी में कंफ्यूज जाते हैं, तो बस आप ये बात लिखना कि जो धारा 357 है CRPC की, ओके ना, CRPC की जो धारा 357 है उसका A और उसकी धारा 1 और 2, ठीक है, इनसे शक्तियों को प्रयोग में लाया गया है। बस इतना ही है, एक यहाँ से ये MCQ हमारा बन गया। और राज्य सरकार द्वारा एतद केंद्र सरकार के साथ मिलकर ऐसे अपराध पीड़ितों या उनके आश्रितों को जिन्हें अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति कारित हुई है, जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, प्रतिकर के प्रयोजन के लिए निधियां उपलब्ध कराने और प्रतिकर की मात्रा का विनिश्चय करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है। देखिए यहाँ पर प्रतिकर से मतलब कंपनसेशन से है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा, प्रतिकर मीन्स कंपनसेशन से है, हम कभी कभी इसको मुआवजा भी कहते हैं। ओके, देखिए ये एक्ट उन चीज़ों के बारे में है, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ। ठीक है, किसी भी कॉज के कारण, है ना, यहाँ पे किसी भी कॉज, वो हम आगे पढ़ेंगे कौन से कॉजेज़ हो रहे हैं कौन से नहीं, आपको हानि या क्षति होती है तो उसका कंपनसेशन दिलाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। तो हम उस पर बातें करेंगे। ठीक है ना, ये उस चीज़ के लिए। अब कौन से राज्य के द्वारा, मध्य प्रदेश का पढ़ना है तो ऑब्वियसली मध्य प्रदेश राज्य होगा। ओके, तो ठीक है, ये आपने पढ़ लिया है, इसका संक्षिप्त नाम विस्तार, ये हो गया हमारा पहला रूल्स। ओके, कभी कभी इसको बीच में सेक्शन भी बोलते हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, देखिए सेकेंड से हम पढ़ते हैं। सेकेंड में है डेफिनेशंस। ओके ना, डेफिनेशंस जो दी गई हैं सबसे, आवेदक, आवेदक मीन्स एप्लीकेंट, संहिता मीन्स कोड, निधि मीन्स फंड, क्षति मतलब इंजरी। ओके ना, ये हो गई हानि, अपराध, परिवीक्षा, अनुसूची, पीड़ित, आश्रित। देखिए आप ना इनको ना बिल्कुल नंबर वाइज रट लेना, याद कर लेना, कहीं से ही पूछ सकता है कि इस कि रूल्स 2 में A में क्या दिया है, B में क्या दिया है, C में क्या दिया है, बस यही पूछ लेगा आपको, है ना। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपको बिल्कुल याद कर लेना, हिंदी में भी कर लो, इंग्लिश में भी कर लो। आवेदक, संहिता, निधि, क्षति, हानि, अपराध, पहले अनुसूची, फिर राज्य, फिर पीड़ित आएगा, फिर आश्रित आएगा। ओके, डिपेंडेंट जो होते हैं। ओके, तो ये है। तो देखिए अब मैं आपको यहाँ पे पहला आपको पॉइंट समझाता हूँ। आवेदक से अभिप्रेत है पीड़ित या पीड़ित का कोई आश्रित, ठीक है, जो प्रतिकर के लिए आवेदन करता है। देखिए कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, पहले पॉइंट आपको मैं समझा रहा हूँ, अब परिभाषाएं का। ओके, तो कभी कभी पीड़ित कभी कभी किसी चीज़ के लिए खुद अप्लाई करता है, कभी कभी जो इसके आश्रित होते हैं वो अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे दोनों के लिए बात कही गई है। संहिता से अभिप्रेत है दंड प्रक्रिया से। देखिए यहाँ पे CRPC से है, यहाँ पे संहिता की बात की जाएगी तो CRPC ही की बात की जाएगी। ओके, निधि से अभिप्रेत है कंडिका 03 के अधीन गठित पीड़ित प्रतिकार निधि। देखिए ये जो बोल रहा है ना कंडिका 03, तो इसका ये मतलब है कि ये रूल्स नंबर 3 में इसकी बात कही गई है। ठीक है ना, और क्षति मीन्स इंजरी से है।
अब इंजरी क्या है, अब इंजरी को किस में इसने डिफाइन किया है, अनुसूची में। देखिए यहाँ से भी आपका देखिए क्वेश्चन बन सकता है, इसमें ये पूछेगा कि इंजरी को कहाँ पे डिफाइन किया गया है ना, तो ये आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले तो इंजरी इसमें हम बोल देंगे कि डेफिनेशन किस में है, तो हम ये बोल देंगे कि ये इसके घाव में है, किसके, 2 के घाव में है। ओके, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। क्षति हो गया घाव में। ओके, अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, हड़ा। ओके, हानि, ये देखिए ये वाला पॉइंट बहुत ही मेन पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हानि से मतलब लॉस से है। में सम्मिलित है किसी संपत्ति को कोई हानि जो अभियुक्त की ओर से किए गए किसी आपराधिक कृत्य अथवा लोभ के कारण हुई क्षति के परिणाम स्वरूप हुई हो। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे जो हानि बताई गई है, यहाँ पे देखिए मैं आपको क्वेश्चन एमसीक्यू बिल्कुल क्लियर करते चलूँगा यहाँ पे, क्योंकि छोटा है, बहुत सब्जेक्ट है, लेकिन ये बहुत ही कठिन भी है, इसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए फटाफट बताते हुए चलूँ, है ना, ज़्यादा टाइम मैं लूँगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है फिर एलोबरेट करते करते। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, संपत्ति से रिलेटेड है। अगर हाँ यहाँ पे हानि की कोई बात की जा रही है तो ये संपत्ति से रिलेटेड है, या मतलब संपत्ति की कोई हानि। ओके, तो यह यहाँ पे ये संपत्ति की कोई हानि से है, इसका मीनिंग। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपराध में। ठीक है, अपराध इसके चा में दिया गया, मैं आपको बोलते जा रहा हूँ, आप बिल्कुल आवेदक जो है, आवेदक हो गया, संहिता हो गया, है ना, फंड हो गया, इसके बाद क्षति हो गई, इसके बाद हानि हो गई, अपराध हो गया, प्रवेशन अधिकारी हो गया, अनुसूची हो गया, राज्य हो गया, पीड़ित हो गया, आश्रित हो गया, पूरा लाइन से आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके ना, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आ ही जाएगा, है ना। इसके बाद हम आते हैं अपराध पर। अपराध से विपरीत की बात की जा रही है, कोई कृत्य अथवा लोप जिसे तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया हो, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कृत्य भी सम्मिलित है जिसके बारे में पशु अतिचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। ठीक है ना, अब देखिए अपराध में यह है, इसमें ये पॉइंट एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है, जो भी पशु अतिचार जो भी अधिनियम होगा, ठीक है ना, उसकी धारा 20 के तहत इसमें केस किया जा सकता है। एक्चुअली इसको भी अपराध में शामिल कर लिया गया है। ओके ना, जो भी आप पशु पे अत्याचार करते हैं तो उस पर यह है। ठीक है ना, ये ऐड हो जाएगा। अपराध में क्या सम्मिलित नहीं है, शायद पूछ ले क्वेश्चन कि अपराध में क्या सम्मिलित नहीं है ना, इस टाइप के आपसे पूछ सकता है। और अपराध में क्या सम्मिलित है ना, तो ये भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये पशु अतिचार अधिनियम आपको याद रखना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये पशु अतिचार नियम या इससे रिलेटेड होगा नहीं, तो हम कभी कभी गलत कर देते हैं, हम ना इसको लगा के ही नहीं आते। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। सॉरी। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ इसके छापा। यह होता है प्रोविशन ऑफिसर। ओके ना, प्रोविशन ऑफिसर से अभिप्रेत है परीक्षा अधिकारी, कोई परीक्षा इच्छाधारी जिसकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा प्रोविशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1950 एक्ट की धारा 13 के अधीन की गई है। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन राइज हो जाएगा कि जो प्रोविशन अधिकारी है उसकी नियुक्ति किसके अधीन की गई है ना, तो ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, शायद ऑप्शन आ जाए प्रोविशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 आ ही जाएगा, लेकिन सेक्शन कुछ और आ जाए, है ना, तो सेक्शन आएंगे 12, 13, 14, 15, तो आपको 13 में क्लिक करना है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोविशन अधिकारी जो है 1958 की जो धारा है वो 1958 का जो एक्ट है उसमें उसकी धारा 13 के अधीन की गई है। अब अनुसूची, अब अनुसूची इसके लास्ट में है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, बस आपको इतना ध्यान रखना है, इसके जा में अनुसूची है। जा मंस, देखिए जा से आप समझ लें एच, ओके, और आई समझ लें राज्य। ठीक है, और राज्य से पता है मध्य प्रदेश राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। पीड़ित से देखिए मैं बता दूँ, पीड़ित मैं आपको यहाँ पे और डिफाइन कर देता हूँ कि ऐसा व्यक्ति जिसे अभियुक्त के आपराधिक कृत्य या लोभ के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है और पीड़ित पक्ष के अंतर्गत उसका संरक्षण या विधिक वारिस भी है, किंतु इसमें ऐसा कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जो ऐसे व्यक्ति को क्षति के लिए उत्तरदायी हो। देखिए पीड़ित से यहाँ मतलब है जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो, ठीक है ना, वो पीड़ित है। ठीक है ना, और पीड़ित पक्ष का जो होता है इसमें जो उसका आश्रित होता है, जो भी इसके साथ रिलेशन में होते हैं, वो
लायबल होते हैं हर चीज़ के लिए। अगर किसी से कंपनसेशन लेना है तो वो इसके लिए लायबल होंगे, ठीक है, जो पीड़ित के पक्ष वाले होंगे, ओके ना, उनमें कोई भी हो सकता है, उसके पिताजी, माता, भाई, है ना, तो वो लायबल होंगे। हाँ, लेकिन देखिए इसमें एक पॉइंट और है, लेकिन वो व्यक्ति शामिल नहीं होगा जो उसकी क्षति के लिए उत्तरदायी हो। अब वो व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा जो उत्तरदायी हो। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो पीड़ित के जो परिचित के हैं वो यहाँ पे लायबल होंगे किस चीज़ के लिए, उसका वारिस हो सकते हैं, ठीक है ना, कंपनसेशन लेने के लिए। लेकिन यदि परिवार में से ही किसी ने क्षति पहुँचाई है तो वो लायबल नहीं होगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, ओके ना, ये इस बात को यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। अब आश्रित मैं आपको बता देता हूँ। आश्रित इसका ये मतलब हो गया के, ये हमारे डेफिनेशन 2 के में दिया हुआ है। आश्रित सह प्रेत है, उसमें सम्मिलित है पीड़ित की पत्नी, पति, पिता, ये पूरा याद रख लेना आप ना। पीड़ित का कौन हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, पिता, माता, अविवाहित पुत्री, अविवाहित पुत्री होगी, याद रखना, विवाहित पुत्री नहीं होगी, ठीक है ना। आश्रित यही मतलब हो गया आश्रित से, जिसे पीड़ित का कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है ना, उसी आप इसी वर्ड से आप ध्यान रखिए। आप वयस्क बच्चे होंगे, वयस्क बच्चों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है ना। और इसमें लास्ट में लाइन में ये ली गई है कि सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार अवधारित किए गए हों, ओके। तो याद रखना इसमें अविवाहित को शामिल किया गया है, जो पुत्री है, इसमें अवयस्क बच्चे को शामिल किया, अगर वो वयस्क बच्चा है तो नहीं, अगर वो विवाहित पुत्री है तो नहीं, वो आश्रित नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना। उन समस्त शब्दों तथा व्यक्तियों के अभिव्यक्तियों के जो इसमें प्रयुक्त हुए हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं, किंतु दंड प्रक्रिया संहिता CRPC, ठीक है, भारतीय दंड संहिता 1807 और केंद्रीय अधिनियम जो है मध्य प्रदेश साधारण खंड अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, क्रम से वही अर्थ होंगे जो कि उक्त अधिनियम में दिए गए हैं। देखिए इसमें जो 3 चीज़ों के बारे में, देखिए ये समझाना इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं बता दूं, जो CRPC, IPC और जो भी केंद्रीय अधिनियम जो भी इन्हें अभी नाम लिए हैं, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकी सेम वही परिभाषा होगी। यहाँ पे अलग से उसके बारे में लिख देने से उसके मतलब चेंज नहीं हो जाएगा, उसकी मीनिंग चेंज नहीं हो जाएगी, ओके, इसका ये मतलब है। देखिए अब हम आ जाते हैं 3 में। 3 क्या कहता है, अपराध पीड़ित प्रतिकर निधि का गठन, ओके। ये हमने किसमें पढ़ा है, देखो निधि का गठन, निधि मीन्स होता है फंड, ओके ना। जो पीड़ित लोग होते हैं उनको जब कंपनसेशन दिया जाता है तो उसके लिए फ़ंड होना चाहिए ना। विदाउट एनी फंड कैसे आप सामने वाले को एलोकेट कर सकते हैं अमाउंट को, तो इसलिए एक फ़ंड बनाया जाता है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। और ये हमें किस में मिलता है, ये हमें मिलता है परिभाषाएं के गा में, गा मीन्स सी, ओके। तो इसके बारे में हम डीपली पढ़ते हैं। पीड़ित प्रतिकर निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, ए में जो बताया बात की गई है तीसरे के ए में, कि पीड़ित प्रतिकर निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा, ठीक है, ये पहले लाइन क्लियर। गठन करने के बाद अब देखिए इसमें जो राज्य द्वारा जो हमेशा वार्षिक एक बजट पेश किया जाता है, इसमें एक इसका बजट को निर्धारित कर दिया जाएगा, ओके जी। और इसके 2 में ये बताया गया है खाके कि संहिता की धारा 357 को अच्छे से मार्क कर लीजिएगा, बहुत से इंपॉर्टेंट जगह पे पूछ सकता है, ठीक है ना। जो CRPC की धारा 357 है, संहिता की बात कर रहे हैं अपन, मतलब CRPC है ये, ओके, कोई IPC ना समझ ले। प्रदान किए गए प्रतिकर को पटाने के पश्चात अधिरोपित जुर्मानों की राशि की प्राप्ति। देखिए जो प्रतिकर है ना, कंपनसेशन को पटाने के पश्चात अधिरोपित जुर्मानों की राशि की प्राप्ति। देखिए यहाँ पे ऐसा है, मैं इस लाइन का आपका मतलब समझा दूँ। कभी कभी होता है कि ये थोड़ा इंश्योरेंस से रिलेटेड है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए हमें सरकार से 50,000 रुपये कंपनसेशन मिल रहा है, ठीक है, तो और आपको 25,000 रुपये किससे लेना है, इंश्योरेंस से। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो आपको ना 25,000 यहाँ से मिल जाएंगे और 25,000 वहाँ से मिलेंगे, राशि ना डिडक्ट हो जाएगी। इसलिए हो जाएगी क्योंकि पैसा तो सरकार को ही देना है ना। इसका ये मतलब नहीं कि आपने यहाँ से भी ले लिया वहाँ से भी लिया, ऐसा नहीं होगा, ओके। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पूर्त संस्थाओं
संगठनों तथा व्यक्तियों से प्राप्त दान तथा अभिदान। देखिए 3 नंबर में ये कहता है कि देखिए एक वो फंड है, फंड का अकाउंट नंबर शो कर दिया जाता है। तो क्या बहुत सारे जो ऐसे पब्लिक फिगर्स ये तो होते हैं बड़े बड़े लोग, जैसे कुछ हमारे सीनियर सेक्टर हो गए, बहुत सारे बिजनेसमैन हो गए, है ना, उन अगर वो देना चाहते हैं इसमें दान तो दे सकते हैं, उसी को अभिदान कहा गया है। ओके, तो ये थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है। अब हम आ जाते हैं सी में। तो हमारा सी कहता है कि निधि की राशि नवीन खाता शीर्ष के अधीन लोक लेखा में रखी जाएगी। इसका ये मतलब हो गया कि हर साल नया खाता मेंटेन किया जाएगा। ओके, इसका ये मतलब है। विद्यमान खाता शीर्ष जिसमें कि संहिता की धारा 357 के अनुसार जुर्माने तथा शुल्क जमा किए जाते हैं, नए खोले गए खाता शीर्ष में जमा किए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 357 के अकॉर्डिंग ही इसने ये बताया गया है, जो भी शुल्क होगी, है ना, और जो भी नए खाता खोले जाएंगे, मतलब जो भी कुछ जमा होगा वो नए खाते में ही जमा किए जाएंगे। आपको पहले ही ऊपर वाली लाइन में बता दिया कि हर साल नया खाता खोलेगा, ठीक है, इसके नाम से, क्योंकि हर साल फंड रेज होता है। ओके ना, हर साल फंड एलोकेट होता है किसके लिए, पीड़ितों के लिए, तो हर साल नए खाते की जरूरत पड़ेगी, तो उसी के अकॉर्डिंग ही ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस हिसाब से इसको मेंटेन किया जाएगा। योजना का विनिमय करने, उससे प्रशासित करने तथा उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए गृह विभाग नोडल विभाग होगा। देखिए यहाँ पे समझिए, ये लास्ट के जो 3 पॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट के 3 पॉइंट है EFG। ओके, देखिए योजना का जो विनियमन हो गया, देखिए विनियमन का मतलब होता है रेगुलेशन, मतलब उसको कैसे अपन रेगुलेट कर रहे हैं, मतलब उस नियम को अंदर कैसे चला रहे हैं। ओके, विनियमन का ये मतलब होता है। तो योजना का विनियम कैसे हो रहा है, वो मतलब करने, उसे प्रशासित करने, उसे मॉनिटरिंग करने के लिए जो गृह विभाग होता है ना, वो हमारा नोडल विभाग होगा। ठीक है, मतलब ये है कि एक नोडल विभाग बनाया जाएगा। ठीक है, नोडल विभाग की कमांड किसके हाथों में होगी, गृह विभाग के हाथों में होगी। ओके, ये है इसका मीनिंग। और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का सदस्य सचिव स्कीम नंबर 03 के अधीन गठित निधि का संचालन करेगा। अब देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की बात की जा रही है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक है, वर्ड को थोड़ा मार्क करिएगा। तो इसमें पूरे जो अधीन जो भी हो या नंबर स्कीम जो बताई गई है, उसमें जो पूरी गठित निधि का संचालन कौन करेगा, तो ये होगा सदस्य का सचिव करेगा, है ना। अब ये पूछ सकता है कि स्कीम नंबर कौन सी, स्कीम नंबर 3। ओके ना, ये याद रख लीजिएगा। और कौन करेगा, सदस्य का सचिव करेगा, किसका, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव होना चाहिए वो। अब इसमें आ जाता है जी में मतलब छा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण योजना के अधीन इसके कृत्यों के लिए तथा राज्य सरकार द्वारा इन्हें आवंटित की गई राशियों की नोडल विभाग के माध्यम से कालिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे MCQ रेज होता है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करते चलूँ। देखिए ये वर्ड को मार्क करिएगा, कालिक विवरणी प्रस्तुत। ठीक है ना, इसके लिए कालिक विवरणी जो प्रस्तुत है, ये करने के लिए कौन उत्तरदायी होगा, ये भी पूछ सकता है। तो ये उत्तरदायी होगा नोडल विभाग के माध्यम से। ठीक है, ये हमारा MCQ यहाँ पे तैयार हो जाता है, पूछ लिया जाता है कि कालिक विवरणी प्रस्तुत का उत्तरदायी कौन होगा, तो नोडल विभाग लिख देना। ठीक है ना, ये आ जाएगा। और ये इसके देखिए ऊपर वाले में क्या था, इसके यहाँ ऊपर वाले में ये था, देखिए आप इसका पढ़ेंगे, ये अड़ाव पढ़ेंगे तो इसमें गृह विभाग है। ठीक है, जो गृह विभाग है वही नोडल विभाग होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। योजना की निगरानी। ओके, तो योजना की निगरानी करने के लिए राज्य और जिला स्तरीय समितियां गठित की जाएंगी, जो कि निम्नलिखित मिलकर बनेंगी। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ये आपको थोड़ा सा समझ लेना है। देखिए मैं इसको आपको क्लियर समझाता हूँ, आपको कठिन सा ना लगे तो मैं आपको इसको क्लियर ही समझाता हूँ। देखिए 2 कमेटी गठित होती हैं, 2 कमेटी होंगी, एक राज्य स्तरीय होगी, एक जिला स्तरीय होगी। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले राज्य स्तरीय देखते हैं। देखिए राज्य स्तरीय में क्या क्या आएगा, प्रमुख सचिव होगा, मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग। ठीक है ना, आप इसको क्या करना है,
जी कई बार ना मिलाने को भी आ सकता है, ठीक है ना, कि कौन कहाँ पे नहीं, ओके ना। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग, इसमें से आप देखिए प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी का कार्य विभाग, ठीक है। इसमें से आप क्या करिएगा, जो गृह विभाग को हटा दीजिएगा पहला वाला याद करने के बाद, तो ये आपका सेकेंड वाला हो जाएगा, ओके। और तीसरे वाले में याद रखना राज्य स्तरीय है तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तो होगा ही, ये आप क्लियर कर लेना, ठीक है ना। और जो आप देखिए सचिव जो लिखा है उप सचिव मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग, जो पहला वाला जो प्रमुख सचिव है इसकी जगह उप सचिव कर लेना, बस ये होगा, ओके। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है ना। राज्य स्तरीय वाले में प्रमुख सचिव के बारे में 3 बार बताया गया है, और थर्ड नंबर पे आपको राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में बताया गया है, जो कि लास्ट के जो 3 हैं ये सदस्य हैं और एक अध्यक्ष होगा, सॉरी लास्ट के बीच के जो 2 हैं सदस्य हैं और लास्ट वाला सचिव होगा। ये ऐसे ही इनका फॉर्मेट है, पहला अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे, एक सचिव होगा, ठीक है ना। ये हमारे जिला में भी यही होगा, बात कही गई है, ठीक है। देखिए जिला वाले में मैं आपको क्लियर कर दूं, जिला वाले में क्या होगा, एक न्यायाधीश होगा, है ना। अब न्यायाधीश को याद रख लें बस। फिर इसके बाद क्या होगा, कलेक्टर होगा, दंडाधिकारी, अब ऐसे याद कर लें, एक न्यायाधीश होगा, फिर एक दंडाधिकारी होगा, फिर एक पुलिस अधीक्षक होंगे, मतलब अपना अपना पोस्ट को थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करते नीचे आ जाओ। फिर इसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो बस पहला वाला अध्यक्ष, सदस्य सचिव, इसको इस तरीके से कर लीजिएगा। राज्य स्तरीय समिति द्वारा लंबित आवेदन एवं अपीलों की समीक्षा बैठक त्रैमासिक आधार पर की जाएगी, ठीक है ना। जो भी मामले होंगे, जो भी लंबित होंगे या जो आवेदन होंगे या अपील होंगी, त्रैमासिक आधार पर की जाएगी, ठीक है ना, उनकी समीक्षा। देखिए त्रैमासिक आधार और 90 दिन बहुत अंतर होता है, आपको लिख के आ जाए 90 दिन त्रैमासिक आधार, है ना, तिमाही लिख के जाए 90 दिन आ जाए, तो आपको क्लिक करना है तिमाही में। तिमाही का ही मतलब भी त्रैमासिक होता है, ओके। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है, जो है राज्य स्तरीय डाटा संबंधित जिलों से एकत्रित करने के पश्चात राज्य स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेगा। किसको प्रस्तुत करेगा, राज्य को करेगा, जो कि राज्य स्तरीय समिति अभी अपन ने पढ़ा ना, राज्य स्तरीय समिति क्या है ऊपर, उसको प्रस्तुत करेगा। जो विधिक प्राधिकरण है वो उसको प्रस्तुत करेगा राज्य स्तरीय समिति को। तो जिला स्तरीय समिति प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में लंबित प्रकरणों का परीक्षण और पुनरावलोकन करेगी, मतलब इसका रिव्यू भी होगा और रिवीजन भी होगा, ओके। ये 2 चीज़ होंगी। आपको इसमें इतना याद रखना है कि जो 4 का सी है, ओके, 4 का जो सी है उसमें ये बताया गया है कि इसमें रिवीजन और रिव्यू दोनों होंगे। ये होगा प्रथम सप्ताह में, माह के प्रथम सप्ताह में, मतलब जो डेट होती है ना 1 to 7 की, उस पर आपका परीक्षण और पुनरावलोकन किया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 5वां रूल्स क्या कहता है हमारा, प्रतिकर के लिए पात्रता। निम्नलिखित मामलों में पीड़ित अथवा उसका आश्रित योजना के अधीन प्रतिकर प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, अर्थात देखिए यहाँ पे ना अब ये बता दिया गया है कि कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट में। तो कंपनसेशन किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा उसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको फटाफट जल्दी से क्लियर कर देता हूँ, ओके। अभी वैसे भी अभी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, मैं इसको जल्दी से क्लियर कर देता हूँ। जहाँ की संहिता की धारा 357A की धारा, ये इसको मैं आगे करता हूँ, अधीन न्यायालय द्वारा कोई सिफारिश की जाती है तो जिला विधिक प्राधिकरण अथवा राज्य विधिक प्राधिकरण प्रतिकर की राशि का निर्धारण करेगा। देखिए जो भी इसमें जो भी किया जा रहा है ना, कंपनसेशन को जो भी निर्धारण है ना, वो 357A के थ्रू ही हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे ये बात की गई, तो जिला विधिक प्राधिकरण और या राज्य विधिक प्राधिकरण प्रतिकर की राशि निर्धारण करेगा। देखिए कंडीशन ये होगी कि कोई पीड़ित होगा, अब उसका निर्धारण किसको किया जाएगा, राज्य सरकार क्या बोल देती, जिला प्राधिकरण को बोल देती, तो ये होगा, लेकिन दोनों में इसको एक ही करेगा, ओके। जहाँ की विचारण न्यायालय विचारण की समाप्ति पर कोई सिफारिश करता है, जबकि इस बात का समाधान हो जाता है कि संहिता की धारा 357 के अधीन प्रदान किया गया है प्रतिकर ऐसे पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है, अथवा जहाँ की मामले, ओके, जहाँ के मामले में दोष मुक्ति या उन्मोचन हो जाता है और का पीड़ित का पुनर्वास किया जाना है, अथवा अब देखिए
कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि पीड़ित जो होता है उसको कंपनसेशन चाहिए। देखिए पीड़ित को अभी यहाँ पे मैं आपको डिफाइन नहीं किया हूँ कि पीड़ित को किसी भी चीज़ से हो सकता है, उसकी डेफिनेशन आगे हम पढ़ेंगे कि पीड़ित किस किस चीज़ से पीड़ित। यहाँ पे बस एक पीड़ित समझ लीजिए, कोई एक पीड़ित है, उसको एक कंपनसेशन मिलना है, बस यहाँ पे इतना समझ लीजिए अभी इन सब चीज़ों से। नहीं तो आप कन्फ्यूज़न हो गया यार पीड़ित कौन है, पीड़ित कौन है, बस ये समझ लीजिए कुछ होगा, कुछ ये पीड़ित व्यक्ति है ना। तो देखिए जो भी पीड़ित व्यक्ति है, तो अगर उसे ऐसा लगता है कि जो रकम मिल रही है, कभी कभी देखिए रकम तो वैसा हमेशा कम ही मिलती है ना। आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, आपको कहीं कंपनसेशन मिल रहा है, आपको कोई ज़िंदगी भर का तो मिलता नहीं है ना, तो वो तो कम ही होती है एब्सोल्युटली। तो इसमें देखिए अगर ऐसा लगता है कि वो पर्याप्त नहीं है, देखिए अगर वो ऐसा लगता है कि पर्याप्त नहीं है, तो क्या होता है उसको ना कुछ किया जाता है, उसके लिए कुछ और कुछ किया जाता है। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको यहाँ सिंपली बता दूँ, अगर उसको बस लाइन का मतलब तो यही दिया गया है ना। देखिए देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ वर्ड बता देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम ना जाए जिससे। 2000 ये दोष मुक्ति का मतलब एक्विटल हो गया, ओके। उन्मोचन का मतलब डिस्चार्ज हो गया, है ना। और पीड़ित का पुनर्वास किया जाना है, मतलब उसको सुव्यवस्थित तरीके से उसका पुनर्वास किया जाएगा, है ना। अगर उसको कम पड़ रहे हैं पैसे तो ये किसके डिस्क्रिप्शन माइंड पे करता है, वहाँ पर जो जज होगा उसके करता है कि वो और कितना उसको कंपनसेट कर सकता है, बस यही है इसमें। और मैं आपको बता दूं अब इसमें, जहाँ की अपराधी को, थर्ड वाला मैं पढ़ रहा हूँ, जहाँ की अपराधी को खोजा या पहचाना नहीं गया परंतु पीड़ित की पहचान की गई है, और जहाँ कोई विचारण नहीं होता अथवा विचारण न्यायालय द्वारा पीड़ित का प्रति कर अदायगी के बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया हो, वहाँ पीड़ित या उसका आश्रित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है। देखिए अब कई कई कंडीशंस ऐसी होती हैं कि पीड़ित की पहचान नहीं हो पा रही है। अब कई कंडीशन कैसे होती हैं यार, पीड़ित हो गया, अब कोई पीड़ित ऐसी होगी जो मर गई है, उसको इस टाइप से उसको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है कि वो समझ में नहीं आ रहा, उसकी पहचान नहीं हो पा रही है, उसके ऊपर कोई विचारण नहीं कर पा रही है न्यायालय, ठीक है ना। लेकिन उसके आश्रित को किसको मिलेगा, उसके आश्रित को कंपनसेट किया जाएगा, ओके ना। आपने देखा होगा कभी किसी कुछ हो जाता है, किसी के माँ बाप को पैसा दिया जाता है, या मतलब उनके परिवार वालों को दिया जाता है, ठीक है ना। तो अगर इस कंडीशन में अगर पैसा नहीं दिया गया है ना, अगर ऐसी कंडीशन है और उस कंपनसेट के बारे में वहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं दिया गया है न्यायालय के द्वारा, तो क्या करेंगे, पीड़ित या उसका आश्रित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पे आवेदन करेगा, ठीक है ना। इस कंडीशन में क्या होगा, वो कहाँ पे आवेदन करेगा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में, ठीक है ना। राज्य में नहीं करेगा, जिला में करेगा। इसका फोर्थ पॉइंट, वह अपराध जिसके कारण योजना के अधीन प्रतिकर का भुगतान किया जाना है राज्य के भीतर घटित हुआ हो या राज्य के भीतर घटना की शुरुआत हुई हो। देखिए ये वाला पॉइंट भी बहुत बढ़िया है, ये मैं आपको थोड़ा सा एलर्ट कर देता हूँ। जब मैंने कुछ केसेस ऐसे लड़ा था तो उसमें मुझे इसका प्रैक्टिकली थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ था इस सेक्शन का। तो देखिए हमारा 5th का 4 क्या कहता है, रूल नंबर 5th का 4 हमारा ये कहता है, इसको देखो मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकली कर देता हूँ उसको डिफाइन। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी छत्तीसगढ़ में है, ओके, वहाँ से कोई बीमार वाला इंसान है, वहाँ से आ रहा है, वो जब मध्य प्रदेश में एंट्री करता है तो उसकी यहाँ पर किसी अस्पताल या कहीं भी जगह में मौत हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए क्या रिलीफ कंपनसेट करना है उस बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लाइन पढ़ देता हूँ अच्छे से। अब मैंने थोड़ा आपको जेस्ट बता दिया, मैं लाइन पढ़ रहा हूँ। वह अपराध जिसके कारण योजना के अधीन प्रतिकर का भुगतान किया जाना है राज्य के भीतर घटित हुआ हो या राज्य के भीतर घटना की शुरुआत हुई हो, ठीक है ना। तो इसका यही मतलब है जो मैंने आपको बताया। यदि इसका अपवाद में पढ़ दूँ, यदि अपराध राज्य के बाहर घटित हो और पीड़ित राज्य की सीमा के भीतर भी पाया जाता है तो संहिता धारा के लिए पात्र होगा, ठीक है। ये इंतरिम का मतलब जो होता है पता है आपको, अंतरिम अनुतोष, इसको इंटरिम बोला जाता है। इसका ये मतलब होता है तत्काल प्रभाव से, ठीक है ना। अगर वो आपको मध्य प्रदेश की सीमा में है, कुछ प्रॉब्लम होते होते वो छत्तीसगढ़ में है, इसकी डेथ हो जाती है, तो वो दोनों राज्यों से लायबल होगा, ठीक है ना, तत्काल उसको मिल जाएगा। वो यहाँ भी अप्लाई कर सकता है, वो वहाँ भी अप्लाई कर सकता है,
समझ गए ना इस बात को? ठीक है, अब मैं आगे पढ़ता हूँ 6, प्रतिकर प्रदान करने की प्रक्रिया। ठीक है, संहिता की धारा 357 का यार बार बार पढ़ते पढ़ते इसको हम देखिए, विचारण न्यायालय, अपील न्यायालय, उच्च न्यायालय। देखिए आप ना हाई कोर्ट छोड़ो, सॉरी उच्च सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट छोड़ के इसमें सारे न्यायालय इनपुट कर देना। जो प्रक्रिया चलेगी कहाँ पे चले, प्रतिकर प्रदान करने की प्रक्रिया, विचारण न्यायालय, अपीली न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय, है ना, जो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं उनके द्वारा सिफारिश प्राप्त होने पर राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो समुचित प्राधिकारी के माध्यम से जो सम्यक जांच के पश्चात, जैसे कि राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उचित समझें, 2 माह के भीतर जांच पूर्ण करके पर्याप्त प्रतिकर प्रदान करेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, जो भी न्यायालय इसमें अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, मैटर करता है कि हमारा केस कहाँ पर है। ओके, तो क्या करेगा, एक ना राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है ना। देख ज़्यादातर क्या होता है, राज्य जो जिला प्राधिकरण होता है वो कई मामले जिला वाले को सौंप देता है। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों, इसलिए यहाँ पे दोनों बात की जाती है, जिला राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। ओके, तो ये क्या करेगा, एक समुचित अधिकारी की नियुक्ति करेगा, है ना, फिर वो एक जांच करेगा। ठीक है, और जो जांच करेगा वह 2 महीने के अंदर वो यहाँ पे सौंपेगा। ठीक है ना, जांच को पूर्ण करके। बस फर्स्ट में ये था। अब देखिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या होता है, पीड़ित को अपराध से उद्भूत हानि या क्षति से संबंधित दावे की विषय वस्तु का परीक्षण एवं सत्यापन करेगा। ठीक है, वर्ड में ज़्यादा कठिनाई नहीं है। ओके, तो प्राधिकरण दावे की सत्यता निर्धारित करने के लिए आवश्यक सुसंगत जानकारी मांग सकेगा। दावे का सत्यापन और सम्यक जांच करने के पश्चात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण योजना के उपबंधों के अनुसार 2 माह के भीतर पर्याप्त प्रतिकर प्रदान करेगा। इसका मतलब जो भी जांच होगी ना वो 2 महीने के भीतर सब करके वो उसको कंपनसेट करेंगे। किसको, पीड़ित को। देखिए ये जो पूरा एक्ट है ना पीड़ित ही का है। ओके, इस वर्ड को थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, इसका नाम ही है एमपी क्राइम विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। यहाँ पे पीड़ित को कंपनसेशन देने के लिए ही ये एक्ट बनाया गया है। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पुलिस थाने के बाहर सतर्क अधिकारी, ये थर्ड है कि निम्न श्रेणी के पुलिस अधिकारी या न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या संबंधित क्षेत्र के सक्षम शिक्षा अधिकारी के प्रमाण पत्र पर तत्काल प्राथमिक उपचार सुविधा या चिकित्सा लाभों के निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने हेतु किसी अन्य अंतरिम अनुतोष का जैसा कि प्राधिकरण द्वारा उचित समझा जाए आदेश दे सकेगा। देखिए किसी के द्वारा कुछ भी अगर कुछ हार्म कर दिया जाता है ना, तो इस एक्ट के तहत उसको क्या होगा, निःशुल्क चिकित्सा मिलेगी ना, इसमें इसका प्रावधान है। अब मैं फटाफट इसका मैं 4th पढ़ दूँ, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंथी है क्योंकि इसे देखिए मैं इसको फटाफट पढ़ते बस जा रहा हूँ, क्यों, इसमें ज़्यादा कठिन वर्ड है नहीं। जहाँ मुझे ऐसा लगेगा कि बताना है तो मैं कुछ बताऊंगा इसके बारे में। प्रतिकर की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा योजना से संलग्न अनुसूची में दिए गए मानक मानदंडों के आधार पर विनिश्चित की जाएगी। देखिए प्रतिकर की जो राशि है ना वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा योजना से संलग्न अनुसूची में दिए गए मानदंडों के आधार पर निश्चित की जाएगी। हम इसका अनुसूची देखेंगे, अगर उसके मानदंड पर ये खरा उतरता है तो कंपनसेट किया जाएगा। इसका हम लास्ट में देखेंगे इसमें क्या है अनुसूची में। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यह विनिश्चित प्रतिकर एक मुश्त या 2 किस्तों में प्रदत्त किए जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे ये बता देता है कि यार जो कंपनसेट है वो कैसे किया जाएगा। कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि यार 1 में दे दो, किसी में 2 में दे दो। अगर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये अराइज होता है क्या कंपनसेट को 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जा सकता है, तो यहाँ पे है हाँ। अगर वहाँ पर ये पूछ लिया जाएगा इंस्टॉलमेंट में दिया जा सकता है तो हाँ, कितने इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट, इससे ज़्यादा नहीं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ये 6वां है, अनुशंसा की प्राप्ति के 60 दिवस के भीतर संहिता की धारा के अधीन प्रतिकर की मात्रा विनिश्चित करेगा। ठीक है ना, 60 दिन के भीतर जो भी है प्रतिकर की मात्रा को विनिश्चित किया जाएगा, मतलब इसको निश्चित किया जाएगा कि कितनी देनी है कितनी नहीं देनी है। ठीक है ना, 60 दिन, ये याद रखना आप लोग। और ये कौन कराएगा, जिला विधिक प्राधिकरण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित को कारित
हानि उपचार हुए चिकित्सा व्यय पुनर्वास हेतु अपेक्षित न्यूनतम निर्वहन राशि के आधार पर प्रतिकर की मात्रा विनिश्चित करेगा। देखिए इसमें भी ज़्यादा लाइन नहीं है कठिन वाली। जो पीड़ित है उसकी जो हानि हुई है उसका चिकित्सा कब आए, देखिए चिकित्सा तो सब फ्री हो जाएगा, है ना, चिकित्सा का जो है वो फ्री ही होगा। ओके, ये सब चीज़ें उसको निश्चित की जाएगी। देखिए बलात्संग वाइडर ट्रॉमा के पीड़ित 8वां है को प्रतिकर के मामले से में संबंधित जिले परिवीक्षाधिकारी को प्रभावी पुनर्वास तथा सतत मूल्यांकन के लिए सूचित किया जाएगा। देखिए जो बलात्संग होता है वाइडर ट्रॉमा का जो पीड़ित, ठीक है, बलात्संग आप जानते होंगे कि पीड़ित को प्रतिकर के मामले में संबंधित जिले के परिवीक्षा अधिकारी, वहाँ एक परिवीक्षा जो प्रोविशन ऑफिसर होगा ना, वो वहाँ पे क्या करेगा, इसका मूल्यांकन करेगा, एक भेजा जाएगा उसको प्रोविशन ऑफिसर को, फिर बाद में वो सूचित करेगा। ओके, किसको सूचित करेगा, संबंधित जिला के अपना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में ही सूचित करेगा। यदि 9वां है, यदि विचारण न्यायालय प्रतिकर के अनुतोष के पश्चात की तारीख में निर्णय पारित करते समय धारा 3 से 57 की उप धारा 3 के अधीन प्रतिकर के रूप में अभियुक्त को रकम संदत्त करने के लिए आदेश करता है, तो अभियुक्त संहिता की धारा 357 की उप धारा 3 के अधीन प्रतिकर की रकम के बराबर या संदत्त की जाने वाली आदेश की रकम जो भी कम हो देगा, और पीड़ित या उसके दावेदार द्वारा प्रतिकर की रकम के संवितरण के पूर्व इस प्रभाव का एक वचनबद्ध दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे देखिए अनुतोष से मीन्स रिलीफ से है, ठीक है ना। यहाँ पे यदि विचारण न्यायालय, जो विचारण न्यायालय है वो कंपनसेंट जो रिलीफ अमाउंट होता है ना, उसको एक इसमें ये करेगा कि अभियुक्त को रकम संदत्त करने के लिए आदेश करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली समझा दूँ। हाँ, कंडीशन यहाँ पे ऐसा है कि कभी कभी जो पीड़ित होता है जिसने उसके साथ दुराचार किया है या कोई भी कर्मकांड किया है, तो जो अभियुक्त होगा, जो आरोपी होगा, है ना, तो उसको पैसा देना पड़ेगा, उसको वो रकम देना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इस बारे में इस बात को किया गया है, ठीक है ना, इसका सिंपल मीनिंग यही निकल के आ रहा है। ओके, कि जिसने भी आपके साथ कुछ भी किया होगा उसको कंपनसेट करने का उत्तरदायी वही होगा। ओके, और फिर इसको क्या करेगा, उसको पीड़ित पक्ष को दे दिया जाएगा। इसमें है 10वां, योजना के अधीन विनिश्चित प्रतिकर की रकम पीड़ित प्रतिकर निधि से पीड़ित या उसके आश्रित को संवितरित की जाएगी। ओके, किसी अन्य अधिनियम के अधीन या राज्य की कोई अन्य स्कीम के अधीन अपराध के संबंध में कोई प्रश्न अर्थात बीमा जिसकी किस्तों का भुगतान राज्य अथवा केंद्र शासन के द्वारा किया गया हो, पर्याप्त अनुग्रह राशि या अपराध भुगतान से पीड़ित को प्राप्त होगा, स्कीम के अधीन प्रतिकर की रकम एक अंश के रूप में विचारण किया जाएगा। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। ये है 10वां, ये है 6 का 10। 6 के 10 में ये बताया है कि यहाँ पर जो प्रतिकर की जो रकम है, कंपनसेट का जो अमाउंट है, वो एक अंश के रूप में दिया जाएगा। एक अंश, अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे एक अंश की मीनिंग क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक अंश की मीनिंग ये है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ के बीमा का जिक्र हुआ है। देखिए अगर कोई पीड़ित है, अगर उसने अपना इंश्योरेंस कराया हुआ है, ठीक है ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया था 50,000 रुपये का अगर उसका बीमा है, एक्चुअली मान लीजिए उसका 50,000 बीमा और किसी दुर्घटना में उसका कुछ हो गया है ना, और अगर और पीड़ित की राशि, पीड़ित को कितना भुगतान किया जा रहा है, 1 लाख रुपये। ठीक है, जो पीड़ित को कंपनसेट किया जा रहा है 1 लाख रुपये है, और उसका 50,000 रुपये जो है, उसका जो 50,000 रुपये जो है वो उसको इंश्योरेंस से लेना है। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में ये ऐसा नहीं होगा इस 1 लाख रुपये यहाँ से भी ले लूँ और 50,000 रुपये बीमा कंपनी से, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या किया जाएगा, आपको 50,000 तो वहाँ से दे दिया जाएगा, फिर 50,000 में से जो 1 लाख में से 50,000 को माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको 50,000 ही मिलेगा, टोटल 1 लाख ही मिलेगा। ठीक है, ये मैं एग्जांपल के लेवल से आपको बता रहा हूँ। ये है इसका मत मीन्स। अब मैं देखिए, अब मैं आपको इसमें बताता हूँ। ग्यारहवें का देखिए, 11वां यह है मोटर यान अधिनियम
के अधीन आने वाले मामले जिन्हें मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण द्वारा अनुतोष पारित किया जाता है इस योजना में सम्मिलित नहीं होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इसमें मोटर अधिनियम से रिलेटेड कोई दुर्घटना अगर हो जाती है तो इसमें जो कंपनसेट दिया जाता है वो इसमें सम्मिलित है, तो आपको सीधे डिनाई कर देना है। देखिए ये जो है ना, मैं आपको बता दूं, जो एमपी विक्टिम की जो क्राइम कंपनसेट स्कीम है, ये किसी मोटर अधिनियम का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मोटर व्हीकल के लिए अलग से ही नियम बनाए गए हैं, वो उसका अलग ही एक्ट है। जो भी प्रोविजंस जो भी उसमें कंपनसेट है वो उसमें दिए गए हैं, ओके, जो कि आप पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे, तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें इसका कोई रिलेशन नहीं है इस एक्ट से। और इसका बारवा यह है कि पीड़ित पक्षवार की समग्र स्रोतों से वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक होने पर अनुसूची में दी गई समस्त शीर्षों में प्रतिकर राशि 50% देय होगी। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यदि कोई इंसान है जो अच्छा कमाता है, मान लो इसकी वार्षिक आय 5 लाख है, ठीक है ना, और वो पीड़ित कैसे बन जाता है, किसी कारणवश, है ना, वो पीड़ित हो जाता है, ओके। और पीड़ित कैसे होगा, कोई भी डिसेबिलिटी आ गई, किसी ने कुछ कर दिया, है ना, किसी भी चीज़ों से कुछ भी हो सकता है, जो भी कोज आपके साथ हुआ हो, आप पीड़ित हैं, ठीक है, तो आपका उसका 50% आपको दिया जाएगा। अगर आप कुछ काम नहीं करते हैं तो जो सरकारी राशि जो भी की गई होगी डिफ़ॉल्ट, वो आपको दे दिया जाएगा। आपको यहाँ पे सिर्फ एक बार सरकारी राशि का आपकी आय का 50% आपको दे दिया जाएगा, ये 12वें में कहा गया है। इस स्कीम के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पारित प्रतिकर के आदेश की एक प्रति संहिता की धारा 357 के अधीन प्रतिकर के आदेश पारित करने के समर्थ बनाने के विचारण न्यायालय के अभिलेख में रखी जाएगी, ठीक है ना। कभी क्या होगा, जो भी आपको कंपनसेट किया जाता है जिला प्राधिकरण के द्वारा, जो भी आपको कंपनसेट किया जाएगा पीड़ित को, तो क्या करेगा, उसकी जो कॉपी है ना वो वहाँ पे न्यायालय में रखी जाएगी। कभी कुछ ऐसे मामले आते हैं जो आगे बढ़ें तो उनको फिर से उस पर विचार किया जा सके, इसका ये है मतलब, ओके। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित या उसके आश्रितों को प्रदत्त प्रतिकर राशि की वसूली के लिए विधि के समक्ष न्यायालय के समक्ष कार्रवाई संसित करेगा यदि बाद में अपात्र पाए जाते हैं या किसी अन्य अपराध में न्यायालय द्वारा दोषी करार कर दिए जाते हैं। देखिए कोई जो है पीड़ित है, ठीक है, पीड़ित का मैंने बताया किसको कंपनसेट मिलता है, यदि पीड़ित सक्षम है तो पीड़ित ले लेगा, लेकिन मोस्टली कभी आश्रितों को मिल जाता है, ठीक है, तो आश्रितों को मिलता है। लेकिन जो आश्रित जो है वो 1 नंबर का वो है, मुजरिम व्यक्ति टाइप का है ना। तो ऐसे लोगों को क्या किया जाता है, मतलब मुजरिम टाइप का मतलब वो किसी ना किसी केस में उसको दोषी करार दिया गया हो, इस टाइप के जो पर्सन होते हैं, तो इनसे क्या किया जाएगा, इनसे पैसे वापस ले लिए जाएंगे, ठीक है ना, इसमें ये है। मतलब वो अपात्र होगा, वो मतलब इसके लायक नहीं होगा कि उसको कंपनसेट किया जाए, ओके। देखिए 7वां आ जाता है प्रतिकर। प्रतिकर का संवितरण, बस थोड़ा सा और बचा है, जल्दी खत्म हो जाएगा। प्रतिकर का संवितरण, देखिए प्रतिकर का संवितरण से यही मतलब है बांटना, ठीक है ना, एलोकेशन करना, ठीक है, तो कंपनसेशन का, ठीक है। तो मैं फटाफट पढ़ देता हूँ, हम जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। प्रतिकर का संवितरण बैंक खाते से जुड़े आधार के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। आजकल जो भी सुविधाएं हो रही हैं, जो भी आधार से जुड़ा होगा कर दिया जाएगा आपका अकाउंट में ट्रांसफ़र। पीड़ित जो कि अवयस्क है के मामले में प्रतिकर की राशि अवयस्क के खाते में सावधि निरपेक्ष के रूप में जमा की जाएगी, जो केवल उसके वयस्क होने पर ही निकाली जा सकेगी। देखिए जो भी है वो सावधि जमा खाता होता है ना, बस उसमें जमा कर दी जाएगी, जो कि सिर्फ उसके वयस्क होने पर निकाली जाएगी। लेकिन अभी बाय चांस ऐसा कुछ होता है कि उसके घर में किसी उसके बच्चे या कोई जो भी हैं उनके शैक्षणिक कोई ज़रूरत पड़ गई या चिकित्सीय कोई आवश्यकता पड़ गई, तो इस कंडीशन में वो निकाली जा सकती है। वो अप्लाई कहाँ पर करेगा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अप्लाई करेंगे तो वो निकाली जा सकती है। और अम्ल हमले, देखो जो अम्ल हमले वाला मैटर है, ये पॉइंट तब जोड़ा गया जब आपने देखा होगा एक लक्ष्मी नाम की लड़की थी, जहाँ तक उसी के बाद से इस पॉइंट को जोड़ा गया था, उस पर एसिड अटैक हुआ था, शायद तक उस पर कोई मूवी भी बनी थी, ओके। तो अम्ल हमले के मामले में ऐसी पीड़ित को ऐसी घटना होने के 15 दिवस के अंदर 1 लाख रुपए उसको दिया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा। IMPS को लिख लेना, कितने दिन के भीतर, 15 दिन के अंदर 1 लाख रुपए दिया जाएगा। 8वां यह है कि प्रतिकर का नामंजूर किया जाना, रोका जाना अथवा कम करना। यहाँ पे 3 कंडीशन है, रोकना, डिनाई ही कर दिया और
रिड्यूस भी कर दिया। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतिकर की राशि न मंजूर कर सकेगा। अगर उसको ऐसा लगता है इसको नहीं देना है, ठीक है, तो वो नहीं देगा, कम भी कर सकेगा, रोक सकेगा। तो इसके जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो नीचे पढ़ते हैं। ए में क्या दिया हुआ है काम है कि आवेदक बिना युक्त देरी के पुलिस अधिकारियों को अपराध की सूचना देने में असफल रहा। मतलब कोई भी ऐसा पीड़ित पक्ष है, तो वो पीड़िता तो है या पीड़ित है जो भी है, लेकिन उसने बहुत टाइम के बाद वो रिपोर्ट कर रहा है, तो ये एडमिसिबल नहीं होता। ओके, तो आवेदक अभिव्यक्ति को न्यायाधिपति के समक्ष लाने में पुलिस अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकारी के सहयोग में असफल रहा है। फिर यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये होती है, अब पुलिस अधिकारी या जो भी अन्य अधिकारी हैं उसको न्यायाधीश के सामने नहीं ला पा रहा है, ये भी एक कंडीशन बताई गई है। जो आवेदक जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा आवेदक से संबंधित अन्य किसी प्राधिकारी को युक्त सहायता देने में असफल रहा हो। ठीक है, सिंपल था ये। पीड़ित की पात्रता जो तथ्यों तथा मामलों की परिस्थितियों से प्रकट होती हो, प्रतिकर की राशि को न्यायोचित नहीं ठहराती। ओके, सिंपल सी लाइन है ये। अब मैं 9 पढ़ता हूँ। अपना आश्रित होने का प्रमाण पत्र प्राथी की तहसील के तहसीलदार या शासन द्वारा समय समय पर नामित सक्षम अधिकारी मतलब प्राधिकारी द्वारा आश्रित प्रमाण पत्र प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र जमा करने के 15 दिन के अंदर जारी करेगा। देखिए, यहाँ पे ये बता दिया गया कि एक पीड़ित है, हमने बताया कि आश्रितों को क्या मिलता है, कंपनसेट किया जाता है, लेकिन ऐसे ही नहीं मिल जाता। वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, वहाँ पे एक जो सक्षम अधिकारी है वहाँ पे आपको नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा कि हाँ इस पीड़ित का आश्रित मैं हूँ। ठीक है ना, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा कि बस आप हैं ऐसे किसी को कह के नहीं दे दिया जाएगा। ओके ना, वहाँ पे एक लीगल प्रोसेसिंग होगी। आपको वहाँ पे सक्षम अधिकारी जो भी वहाँ पे नॉमिनेट किया जाएगा उनको आपको देना पड़ेगा अपना पहचान पत्र जो भी हो, तो 15 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा। ओके, 10वां समय सीमा। देखिए, समय सीमा के बारे में किसमें बताया गया है, रूल नंबर 10 में। पीड़ित अथवा उसके आश्रित द्वारा संहिता की धारा मतलब सही सीआरपीसी की धारा 357A की धारा 4 के अधीन किया गया कोई भी दावा अपराध गठन होने से 180 दिन के पश्चात ग्रहण नहीं किया जाएगा। ये बहुत अच्छा याद रखना। पीड़ित है ना, तुमने पीड़ित हुआ कोई किसी मैटर पे, कोई के कुछ जो भी कोज हुआ हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो भी कोज हो। ओके, जो भी पीड़ित है लेकिन वो सोते उठते आ रहा है 180 दिन के बाद, 180 दिन में जहाँ हम 6 महीने लगा लें, तो उसके बाद कोई भी इसमें ग्रहण नहीं किया जाएगा कोई भी दावा। ओके, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यदि उसका संविधान हो जाता है तो लिखित में, और दूसरी कंडीशन यही बता रहे हैं कि जो भी रीजन्स हैं जो 6 महीने तक आप नहीं आए उसकी तो आप अगर बता देते हैं तो शायद तक उस चीज़ के बारे में विचार किया जाएगा। ये डिस्क्रिशन माइंड किसके ऊपर करता है डिपेंड, ये जज के ऊपर करता है। ठीक है, कि वो माफ़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट अब इसमें अपील में दी गई है। देखिए अपील में क्या होगा, पहला, कोई व्यक्ति या कोई पीड़ित व्यक्ति अथवा उसका आश्रित जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उसके दावे के खारिज किए जाने से व्यथित है। देखिए क्या होता है, कभी कभी जिला विधिक प्राधिकरण बोलती नहीं जी गलत है, आप आ गए फालतू में आ गए, तो 90 दिन के भीतर क्या करेगा, वो राज्य सिविक सेवा प्राधिकरण को अपील करेगा। देखिए जब भी हम जिला में जाएंगे तो वो क्या करेगा, राज्य में है ना अप्लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप समझ जाइए, राज्य में अप्लाई करेगा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या होगा, प्रथम अपील प्राधिकारी जैसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विनिश्चय के विरुद्ध आदेश के दिनांक, यदि क्या होता है, यदि वो भी डिनाई कर देता है ना, तो अब हमें इसके विरुद्ध भी करना है अपील। तो हम कहाँ पे जाएंगे, गृह विभाग जाएंगे। और ये कितने दिन के हमें अंदर में करना पड़ेगा, ये हमें करना पड़ेगा 90 दिन के अंदर, नहीं करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, ये 30 दिन के अंदर हम गृह विभाग को जाएंगे। अगर हमारी राज्य में भी, राज्य प्राधिकरण में भी हमारी अपील नहीं सुनी जाती तो हम जाएंगे गृह विभाग में, और गृह विभाग में भी नहीं सुनी जाती तो हम सीधे अपने घर चले जाएंगे। ठीक है ना, ये है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया तथा आवेदक द्वारा स्वीकार किया गया कोई विनिश्चय सामान्य तौर पर अंतिम माना जाएगा। राज्य विधिक सेवा, देखिए ये अंतिम माना जाएगा जो भी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यद्यपि बाद में किसी मामले को पुनः खोल सकेगी, ये भी इसके पास राइट्स हैं कि ये मामले को बाद में खोल सकेगी। ठीक है, पीड़ित की चिकित्सीय अवस्था में ऐसा सारवान परिवर्तन हो गया है कि यदि
प्रतिकर मूल निर्धारण के ज्यों का त्यों रखा जाना अज्ञात किए जाने से अन्याय हो सकता है, अथवा जहाँ उपहति के परिणाम स्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो गई। अब देखिए ये कंडीशन बता रहा कि ये किसी की पीड़ित हुई, उसको दे दिया गया, कंपनसेट कर दिया गया। अब लेकिन कभी कभी पीड़ित क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक रहता है पीड़ित, अब उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसी चीज़ के कारण होती है जिसके कारण जो कॉज हुआ था, जो भी हुआ था, जिस कारण वो पीड़ित हुआ था, ये उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। हाँ देखिए यहाँ पे यही लाइन का मतलब पीड़ित की चिकित्सीय अवस्था में सारवान परिवर्तन हो गया, मतलब वो पीड़ित थी, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो ये बाद में उसको चेंज किया जा सकता है कि उसको कितना कंपनसेट दिया जाना है। अब ये अनुसूची में हम पढ़ेंगे। ओके, अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट, फटाफट मैं आपको यहाँ पढ़ के बता देता हूँ अनुसूची। देखिए अनुसूची में देखिए सबसे पहले एक इंसान है तो जीवन और मृत्यु होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जीवन में कुछ हानि जो होती हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए उसको जीवन में कुछ हानि हुई, ठीक है ना, या मृत्यु हो गई उसकी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मृत्यु की दशा में इसको 4 लाख रुपए दे देंगे, वो मर गया तो 4 लाख दे देंगे, ठीक है। अब एक फिर व्यक्ति क्या हुआ, वो आय ना अर्जित करने वाला व्यक्ति था, ठीक है। पहले वाले में आय अर्जित करने वाला व्यक्ति था तो उसको 4 लाख दे दिए। एक जो था बिल्कुल बेरोजगार था, ठीक है, तो उसको 2 लाख रुपए दे दिया गया, तो उसको 2 लाख रुपए दिया जाएगा। अब भ्रूण की हानि या क्षति, इसके लिए आपको 50,000 रुपये और निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क इलाज, शिक्षा बोल दिया मैंने, सॉरी। तो अब देखिए सेकेंड पॉइंट आता है, शरीर में 100%। अब आप किसी भी चीज़ से कुछ भी अगर डिसेबिलिटी आपको हो जाती है 100%, उस कंडीशन में अगर आप आय अर्जित करते थे तो आपको 3 लाख रुपए और इलाज फ्री। अगर आप बेरोजगार थे तो आपको 1.5 लाख रुपए और इलाज फ्री, ठीक है ना। आप मर चुके हैं, आपको देखिए आपको पूरा एक बार आपको ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है, आपको फिर बाद में बचा लिया जाता है सेकंड पॉइंट पे, ठीक है ना। आपको विकलांग कर दिया गया है। और तीसरी कंडीशन में आपको विकलांग का भी आधा कर किया जा रहा है आपको, मतलब जो कम विकलांग हो, मतलब यहाँ पे 40% की बात की जा रही है। फिर वैसी कंडीशन 40% में अगर आप आय अर्जित करते थे तो 2 लाख ले जाइए, और अर्जित नहीं करते थे तो 1 लाख ले जाइए, और इलाज आपका बिल्कुल फ्री में होगा। ओके। और फोर्थ कंडीशन, महिला की प्रजनन क्षमता की स्थायी क्षति, बलात्कार को छोड़कर अन्य आपराधिक घटना। देखिए ये वाला जो है इसमें आपको मिलेगा 1.5 लाख रुपए और इलाज फ्री। फिर इसका हमारा देखिए फोर्थ का बी आता है खा, शरीर के महत्वपूर्ण भाग पर गंभीर चोट अथवा शल्य क्रिया। गंभीर चोट लग जाती है शरीर के, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी पीड़ित है ना, अगर उसका ऑपरेशन हो रहा है तो अगर उस कंडीशन में वो आय अर्जित कर रहा था तो 50,000 रुपये इलाज फ्री, और नहीं कर रहा था तो 25,000 रुपये इलाज फ्री, ठीक है। 5वां पॉइंट आपका ये कहता है सामूहिक बलात्कार, तो उस कंडीशन में 3 लाख रुपये आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। ये इनकी स्कीम है कि आपके साथ बलात्कार होता है तो आपको 3 लाख रुपए दिया जाता है, ये आपके रेट तय कर दिए जाते हैं, लेकिन सज़ा नहीं दी जाती, जो बहुत बड़ी विडम्बना है। रेट फिक्स कर दिए गए हैं, रेप करवाओ और 3 लाख रुपए लो, ठीक है। अब ऐसे बच्चों के साथ लैंगिक अपराध, ठीक है ना, इसमें भी आपके 2 लाख रुपए लो और शांति से घर जाओ। एसिड अटैक हो जाता है, आप बिल्कुल बदसूरत हो गए हैं, अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, 3 लाख रुपए ले जाओ, और 1 लाख रुपए क्या होगा, 1 लाख रुपए आपको तुरंत दे दिया जाएगा और बाकी के पैसे 15 दिन के बाद दिया जाएगा। फिर आराम से चेहरा में निहारते रहो 2 लाख रुपए, है ना। और इलाज तो बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, ठीक है। और एसिड अटैक से कुरूपता 40% से कम होने पर थोड़ा कम बदसूरत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कम बदसूरत होना, ये सुंदरता तो ख़त्म होगी ही नहीं, है ना, उनके अकॉर्डिंग। तो इसमें आपको 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा और 50,000 रुपये नगद आपको दिए जाएंगे, बिल्कुल स्पेशल अमाउंट आपको अवार्ड दिया जाएगा, और 15 दिन के अंदर बाकी शेष राशि आपको दे दी जाएगी, जो बचता है 1 लाख रुपये। तो जो बहुत ही बढ़िया स्कीम है, लेकिन इनको सज़ा नहीं दी जाएगी, निकल जाएंगे जी। रेट बहुत बढ़िया है, उस दिन अच्छे से खा सकेंगे इसको लेके मर के, बहुत बढ़िया रेट है। ओके बाय, गुड।
ओके फ्रेंड्स, गुड बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप बताइए मैं किस पे वीडियो बनाऊँ। मेरे बहुत सारे वीडियो के बने हुए रखे हुए हैं, मैं डाल नहीं रहा हूँ। आप बताएं किस में डालना है तो मैं डाल दूँगा। ओके बाय, गुड टू सी यू।